नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी के आज के इस कार्यक्रम में सितंबर का पहला महीना है, पहला दिन है। तो मैं आपको एक ऐसी खबर की ओर ले जाना चाहता हूँ जो कि कल से सुर्खी बन सकती है। और ये खबर है कि भारत, अमेरिका और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं वो कैसे होंगे और वो रिश्ते किस तरह से भारत के लिए अच्छे होंगे या बुरे होंगे। आप देखिए कि चीन हमारा पुराना पड़ोसी है, पुराना दोस्त भी है, पुराना दुश्मन भी है, पुराना सिरदर्द भी है। 1962 की लड़ाई आपको याद होगी। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और बदले में हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया। पुरानी बात हो गई। और तो मुझे लगता है कि इस समय जब भारत अमेरिका के दबाव में है, बुरी तरह से दबाव में है, टैरिफ लगा हुआ है, जुर्माना लगा हुआ है और उसके अब आगे तो प्रतिबंधों की बात आने वाली है। ऐसे में भारत ने रूस और चीन के साथ जो पेंगे बढ़ाई हैं, जो दोस्ताना हाथ बढ़ाया है, उसे लेकर के पूरा देश, पूरी दुनिया बड़ा भ्रम में है कि आखिर इससे हासिल क्या होगा। सवाल ये है कि आप अगर एक दुश्मन से बचने के लिए दूसरे संदिग्ध पड़ोसी के पास पहुंच जाएं तो उससे हासिल क्या होगा। इस समय दरअसल दुनिया में जो स्थितियां हैं वो बड़ी विचित्र हैं। शक्ति संतुलन की स्थितियां नहीं रही हैं। सब एक दूसरे से जूझने में लगे हुए हैं। अमेरिका अपने ढंग से पूरे दुनिया को मुट्ठी में रखना चाहता है। चीन अपने ढंग से पूरी दुनिया को मुट्ठी में रखना चाहता है। और इसलिए आप देखेंगे कि पहली बार जो एससीओ है, जो इस संगठन में क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों के अलावा भी दूसरे मुद्दों पर बातचीत हो रही है। बड़े नए नए विषयों पर बात हो रही है, नए नए दोस्तों के साथ बात हो रही है। एससीओ का संगठन जो है वो तो छोटा संगठन है। आधा दर्जन इसके स्थायी देश सदस्य हैं। लेकिन इस बैठक में एससीओ की जो अभी बैठक हो रही है इस बैठक में चीन ने 2 दर्जन और देशों, जो 1.5 दर्जन से ज़्यादा और दूसरे देश हैं, उन्हें भी बुलाया है। तो और इसमें अधिकांश देश वो हैं जो अमेरिका के टैरिफ पार से के शिकार है, अमेरिका से दुखी हैं, आतंकित हैं। तो ये आतंकवाद गोला बारूद का आतंकवाद नहीं है, ये आतंकवाद ये प्रतिबंधों का, टैरिफ का, जुर्मानों का आतंक है। और इससे जूझने के लिए भारत ने अभी तक अमेरिका से संवाद नहीं किया है और उल्टे वो अब रूस और चीन के पाले में जाकर के खड़ा हो गया है। ये हमारी जो पारंपरिक विदेश नीति है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली, बहुत पुरानी 7वें दशक में जो खूब चली, उसके ठीक विपरीत है। भारत ने अभी तक अपनी पहचान अलग बना के रखी थी। वो किसी गुट के साथ नहीं था, उसके दोस्त थे। रूस पुराना दोस्त था, आजमाया हुआ दोस्त था। रूस से आज भी दोस्ती है, लेकिन रूस की दोस्ती ऐसी है जो इस समय परीक्षा के दौर से गुजर रही है। अमेरिका का जो टैरिफ बार है वो रूस से भारत का जो तेल व्यापार होता है उसी को लेकर है। अमेरिका का दबाव है कि भारत ये जो तेल है रूस से जो लेता है, सस्ते में लेता है, इसको बंद करे और अमेरिका से खरीदे, और भारत इसके लिए तैयार नहीं है। तो पहले अमेरिका ने आरोप लगाया कि भारत के जो व्यापारी हैं, भारत की जो सरकार है, उसने सस्ते में रूस से जो तेल खरीदा है उसका फ़ायदा आम जनता को दे करके कुछ व्यापारियों को दे दिया। और अब जो अमेरिका में राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार है नाबेल साहब, उनका आरोप है कि इसमें कुछ ब्राह्मण लोग भी शामिल हैं। अब ब्राह्मण उच्च वर्ग होता है और उसको आसानी से निशाने पर लिया जा सकता है, हालांकि वो अल्पसंख्यक है। भारत में ब्राह्मण बहुसंख्यक नहीं है।
तो ब्राह्मणों को भी अब लपेटा गया है, लेकिन इससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। असली बात यह है कि क्या भारत चीन के साथ, रूस के साथ खड़ा होकर के कोई गलती तो नहीं कर रहा है। अमेरिका से सीधा संवाद कायम करने के बजाय वो एक नया शक्ति संतुलन कायम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये गलत तो नहीं हो रहा। इसका कोई खामियाजा तो भारत को आने वाले दिनों में नहीं उठाना पड़ेगा। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि भारत दो पार्टों के बीच में फंस जाए और पिस जाए, एक तरफ अमेरिका का टैरिफ वार, दूसरी तरफ चीन और रूस से दोस्ती। और चीन और रूस से दोस्ती का जो अध्ययन अगर आप करेंगे तो आज चीन जिस ढंग से भारत की पॉपुलेशन को, भारत की मानव श्रम शक्ति को ताकत बता करके भारत और चीन की आबादी को इकट्ठा करके दुनिया को आतंकित करने की कोशिश कर रहा है, तो कल ये तो नहीं होगा कि चीन फिर भारत पर ये दबाव डाले कि भाई आपने जैसे हमसे संबंध सुधार लिए। 2022 में गलवान के बाद भी, अरुणाचल में हमारा चीन के कब्जे, सीमा विवाद के बाद भी, ऐसे ही आने वाले दिनों में आप अपने पारंपरिक शत्रु पाकिस्तान से भी दोस्ती करिए। हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चीन ने अभी पिछले दिनों जब हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ 7 से 10 मई के बीच में, तब खुल के पाकिस्तान की मदद की थी। तो वो तो अलग समय था, लेकिन अब सितंबर शुरू हो गया है, तो अब सितंबर में जिस डायस पर भारत बैठा है उसी पर पाकिस्तान भी बैठा है, उसी पर रूस भी बैठा है, चीन तो मेजबान है ही। तो क्या भारत को आने वाले दिनों में इस बात के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान से भी दोस्ती बढ़ाए? मैं दोस्ती के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो शुरू से कहता हूँ संवाद रखिए, पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे वर्मा म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, जो हमारे एशिया के जो हमारे सीमावर्ती देश हैं उनसे संबंध अच्छे होने चाहिए। लेकिन जिस ढंग से पाकिस्तान का रवैया है लगातार, और पाकिस्तान के साथ दुनिया का रवैया है, आप देखिए जब पाकिस्तान से भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके तत्काल बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को अपने यहाँ बुला करके, राष्ट्रपति महोदय ने अपने यहाँ बुला करके भोज दिया। कहते हैं कि बुलाया तो हमारे माननीय मोदी जी को भी था, लेकिन मोदी जी गए नहीं। मोदी जी उस समय अमेरिका की इस चाल से बच गए कि वो पाकिस्तान के साथ बैठ करके एक टेबल पर बातचीत करें। उन्होंने मध्यस्थता अस्वीकार कर दी एक तरह से, और अच्छे हुआ। हमारा तो जो शिमला समझौता था जिसे पाकिस्तान रद्द कर चुका है, उसमें तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं है। लेकिन अब बिना किसी समझौते के अब मुझे लग रहा है कि भारत जाने अनजाने तीसरा पक्ष भी तैयार कर रहा है। आने वाले दिनों में मुमकिन है कि चीन के साथ साथ रूस भी और दूसरे देश भी भारत पर इस बात के लिए दबाव डालें कि वो पाकिस्तान से दोस्ती बहाल कर ले। पाकिस्तान के साथ जो समझौते सिंधु जल का है और दूसरे जो समझौते हैं वो फिर से उनको बहाल करे, फिर से लोगों की आवाजाही शुरू करे, फिर से सीमाएं खोले, फिर से दोनों देशों के बीच में कारोबार करे, ताकि पाकिस्तान जो इस समय दबा कुचला पड़ा है उसको भी राहत मिले, और पाकिस्तान में खड़े होकर के जो भौगोलिक जो उसकी महत्ता है, सामरिक जो उसकी महत्ता है, उसका इस्तेमाल चीन समेत दूसरे देश भी कर पाए। अब सवाल ये है कि क्या भारत इतना नादान है कि वो ये सब होने देगा, और या अमेरिका से का मुकाबला करने के लिए भारत अपने कंधे का इस्तेमाल चीन को, रूस को और एससीओ के दूसरे देशों को करने देगा? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो आप मानकर चलिए कि आज़ाद भारत के इतिहास में ये सबसे बुरा निर्णय होगा। अभी निर्णय हुआ नहीं है, एससीओ की बैठक के बाद
एक साझा वक्तव्य आएगा और उस वक्तव्य में मुमकिन है कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए कुछ न कुछ संकेत भी दिए जाएं और इसमें भारत भी शामिल हो। आपको याद हो कि एससीओ की इससे पहले भी एक बैठक हुई थी, उसमें इतना लवाजमा इकट्ठा नहीं किया था चीन ने, वो बैठक चुपचाप हो गई थी और उस बैठक से हमारे भारत के रक्षा मंत्री, हमारे भारत के विदेश मंत्री जो साझा वक्तव्य होता है उस पर दस्तखत किए बिना लौट आए थे, क्योंकि उस पर पाकिस्तान का जिक्र नहीं हो रहा था। पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, भारत पर जो हमला किया गया अप्रैल में, उसका जिक्र नहीं हो रहा था। तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वापस लौट आए थे। लेकिन अब एससीओ की बैठक बड़े स्वरूप में है और अब जो प्रस्ताव बनेगा, जो साझा प्रस्ताव बनेगा, वो दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से की भावनाओं को परिलक्षित करने वाला होगा और वो भावनाएं भी अमेरिका विरोधी भावनाएं होंगी निश्चित तौर पर। इसमें अमेरिका से कोई दोस्ती के लिए रास्ता निकालने की बात नहीं की जाएगी, बल्कि मुझे लगता है कि अमेरिका को धमकाने की कोशिश की जाएगी कि देखो भाई, अब भारत अकेला नहीं है, उसके साथ चीन भी है, उसके साथ रूस भी है, उसके पीछे फिर पाकिस्तान भी है और फिर तमाम सारे देश है। तो रेड कारपेट के बदले में, स्वागत के बदले में क्या भारत अपने हाथ कटवाने जा रहा है, या भारत पाकिस्तान के साथ मजबूरी में आने वाले दिनों में दोस्ती के हाथ बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाने वाला है? ये सारे मुद्दे विचारणीय हैं और मुझे लगता है कि इस समय भारत में जिस ढंग से प्रतिपक्ष ने SIR का मुद्दा उठाया है, जो वोट चोर गद्दी चोर की आंधी पूरे बिहार से पूरे देश में व्याप्त हो रही है, उसको ठंडा करने के लिए मोदी जी स्वदेश लौटते ही इस SCO की बैठक के हासिल को लेकर के कुछ ना कुछ बड़ा बयान देंगे। आप देखिए, हमारे मोदी जी बड़े विचित्र किस्म के प्रधानमंत्री हैं। वो दुनिया को संदेश देते हैं, मधुबनी में आतंकवाद की घटना के बाद अप्रैल वाली जो नरसंहार हुआ तो अंग्रेजी में देते हैं, और जब SCO की बैठक में जाते हैं, चीन से संवाद करते हैं तो हिंदी में करते हैं। मुझे अच्छा लगा, हिंदी में बात करनी चाहिए। चीन के लोग भी चीनी में ही बात करते हैं, फिर जो बीच में दुभाषी होते हैं वो उस चीज को समझाते हैं चीन के लोगों से। संवाद में चीन अपनी भाषा नहीं छोड़ता, तो भारत को भी अपनी भाषा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भारत को अपने देश में भी अपनी भाषा नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ भी हिंदी में ही बात करनी चाहिए, यहाँ अंग्रेजी में बात नहीं करना चाहिए। आप वक्त देख के भाषाएं नहीं बदल सकते। आप लड़ रही है, राष्ट्रवादी है, हिंदी बोलिए, अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है, किसी भी मंच पर बोलने की जरूरत नहीं है। दुभाषी हैं हमारे पास, वो हमारी बात सामने वाले तक पहुंचाएंगे और सामने वाले की बात हम तक पहुंचाएंगे। तो खैर, अभी मुद्दा ये है कि क्या इस SCO की बैठक के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वदेश लौट करके कोई बड़ा शगुफा छोड़ने वाले हैं? वो शगुफा SIR पर हावी हो सकता है क्या? वो शगुफा जो इस समय अमेरिका विरोधी जो भावनाएं हैं सत्ता पक्ष के लोगों के बीच में, उनको राष्ट्रवादी भावनाओं में बदल सकती है क्या? तो ये सब आने वाले दिनों में तय होगा। अभी ये कहना मुश्किल है कि इस SCO से भारत कुछ बहुत बड़ा हासिल करके आने वाला है। बड़ा हासिल करे, बहुत अच्छी बात है, इसका हम लोग स्वागत भी करेंगे, लेकिन ये वो बात ना हो जो हमारे नेहरू जी के साथ हुआ था। नेहरू जी ने इधर हिंदू चीनी भाई भाई कहा और उधर भाई साहब ने आके हमला कर दिया। तो अभी एक हमला तो हम झेल रहे हैं, आर्थिक हमला झेल रहे हैं, दूसरा हमला भी अब गोली बारूद का हमला नहीं होगा चीन की तरफ से, लेकिन जिस ढंग से चीन ने भारत के बाजारों को कब्जे में ले लिया है, भारत में जिस ढंग से निवेश किया है, उसे देखते हुए लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी आने वाले दिनों में चीन के दबाव में आ सकती है। तो ये मौका है कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, पूरी भारत सरकार एहतियात के साथ चीन से
रिश्ते अपने बनाए, चीन से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए, क्योंकि चीन शुरू से अब तक कभी भरोसेमंद नहीं रहा। उसने जो 1962 में किया था वो 2022 में भी करने की कोशिश की थी, और 2025 के जाते जाते भी वो ऐसी कोशिश करे तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास कहने हैं बहुत पहले कि नवन नीच की अति दुखदाई, जिमि धनु अंकुश उरग बिलाई। ये जो 5 लोग हैं, अंकुश, उरग, बिलाई, धनुष, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ये झुकते हैं तो ये पलट के वार भी करते हैं। तो हमें पलट वार से सावधान रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और हमेशा की तरह सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।